नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम लोग अपने मंच पर सबसे पहली बार एक युवा लेखिका पूनम अहमद की एक कहानी के साथ आए हैं। पूनम जी का बचपन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीता और इन्होंने फाइन आर्ट्स में एमए किया हुआ है। 15 से ज़्यादा वर्षों से ये लेखन कार्य में सक्रिय हैं। इन्हें कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिल चुका है। आज हम पूनम जी की ही एक कहानी रेप के बाद सुनने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है। अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ, तो सुनना प्रारंभ करें। मानसी की घनिष्ठ सहेली तन्वी की इकलौती बेटी रिया का पुणे में विवाह था। तन्वी ने सब दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए सबके फोन नंबर ढूंढकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सालों बाद सब एक दूसरे का अता पता जानकर चहक उठे थे। अब सब व्यस्त गृहस्थ थे, पर सब कॉलेज के दिनों की मस्ती को याद कर जैसे युवा बन गए थे। अब दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम तन्वी ने हैप्पीनेस रख दिया था, पर मौका मिलते ही सब हंसी मजाक करते रहते थे। तन्वी का मैसेज था, अब सब रिया के विवाह में आने की तैयारी करो। विवाह को रीयूनियन समझकर मस्ती करने सब आ जाओ। अभी इतने ही दोस्तों का पता चल पाया है, बाकी को भी फेसबुक पर ढूंढ ही लेंगे। मैं सबका इंतजार करूंगी। हमेशा से हंसमुख मेधावी तन्वी ने सबको जोड़कर एक बड़ा काम कर दिया था। मुंबई में बसी मानसी तन्वी से कई बार फोन पर बातें भी कर चुकी थी, पर मानसी अब पशुपेश में थी। रिया के विवाह में जाकर सब दोस्तों से मिलने की इच्छा भी थी। उसके पति रजत और बेटी वन्या ने खुशी खुशी कह दिया था, जाओ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ खूब मस्ती करके आओ। हम गए तो मस्ती में कमी ना आ जाए। मानसी मुस्कुरा दी थी। वन्या ने कहा था, मुझे वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, नई जॉब है। पर आप जरूर जाओ मॉम। रजत की सेल्स क्लोजिंग थी, पर मानसी अपना दुख परेशानी किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। हैप्पीनेस पर अखिल का नाम भी तो था। इस नाम पर नजर पड़ते ही मानसी के तन मन में कड़वाहट भरती चली जाती थी। क्रोध का लावा सा फूट पड़ता था। मानसी ने रजत और वन्या को जब हैप्पीनेस के बारे में बताया था, तो वन्या ने तो कह भी दिया था, मॉम, हैप्पीनेस से आप जरा भी हैप्पी नहीं लगती। यह ग्रुप बनने के बाद तो आप मुझे और भी उदास दुखी लगती हैं। मानसी ने झूठी हंसी हंसकर उसका वहम कहकर बात टाल दी थी, पर सच यही था। बाकी दोस्तों के कारण वह ग्रुप छोड़ भी नहीं सकती थी और अखिल का अस्तित्व उसकी बर्दाश्त के बाहर था। अतीत में घटी घटना मानसी के तन मन के घावों को कुरेद जाती थी, जिससे वह आज तक अपराध बोध से ग्रसित थी। यह अपराध बोध कि उसने रजत जैसे प्यार करने वाले पति को धोखा दिया है। उसे कभी यह बताया ही नहीं कि विवाह से कुछ महीने पहले ही अखिल ने उसका रेप किया था। अखिल, उसका सहपाठी, उसका अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त,
जिस पर वह आंख बंद कर यकीन करती थी। मानसी का विवाह रजत से तय हुआ तो सब दोस्तों ने उसकी सगाई में जमकर मस्ती की थी। रजत बनारस का था। सब दोस्तों ने इलाहाबाद की सभी मशहूर जगहें रजत को दिखाई थीं। अखिल इलाहाबाद के नैनी इलाके में मानसी के घर से कुछ दूर ही रहता था। विवाह कुछ महीने बाद होना तय हुआ था। अखिल की बड़ी बहन मीनल भी मानसी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मानसी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसे जब भी विवाह की कोई शॉपिंग या काम होता, मीनल उसका साथ देती थी। सगाई के थोड़े दिनों बाद ही मानसी किसी काम से मीनल से मिलने गई थी। तब मोबाइल तो होता नहीं था, तो वह अखिल के घर गई। वह हमेशा की तरह अंदर चली गई और जाकर ड्राइंग रूम में बैठ भी गई। उसने पूछा, अखिल दीदी कहाँ हैं? तुम बैठो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आंटी अंकल? बाहर गए हैं। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। कहकर मानसी उठने लगी थी तो अखिल ने उसे जबरदस्ती बैठा लिया था। बैठो ना, मैं हूं ना। मानसी फिर बैठी तो अखिल उसके पास ही बैठ गया था। जब से तुम्हारी सगाई हुई है, सुंदर लगने लगी हो। वह हंस पड़ी थी। थैंक्स। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। मानसी आज तक समझ नहीं पाई कि इतनी साफ सुथरी दोस्ती पर यह जीवन भर का कलंक अखिल ने क्यों लगा दिया। अखिल ने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और मानसी पर टूट पड़ा। मानसी रोती चीखती चिल्लाती रह गई। होश में आने के बाद अखिल सिर पकड़कर बैठ गया था। मानसी उस पर थप्पड़ों की बरसात कर रोती हुई घर आ गई थी। घर आकर मम्मी और पापा को सब बताया तो घर में मातम छा गया था। वह रजत को सब बताना चाहती थी, पर माता पिता का सख्त आदेश था कि इस बारे में कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलना है। मम्मी पापा ने उसे हर तरह से संभाला था, पर मानसी के घाव आज भी ताजा थे। वह आज तक इस अपराध बोध से उबर नहीं पाई थी कि उसने अपने पति से अपने साथ हुई इतनी बड़ी घटना छिपा रखी है। उसने रजत के साथ अंतरंग पलों में मानसिक कष्ट भोगा है। उस रेप की काली छाया उसके सामने आकर उसे जब तब तड़पाती रही है। तन के घाव तो दिख भी जाते हैं, लेकिन उसके मन पर लगा यह घाव कहाँ कोई देख पाया है। फिर तन्वी का फोन आ गया। मानसी, विवाह में 2 दिन रह गए हैं। इतने पास होकर भी पहले नहीं आ रही है। तन्वी, मेरा आना थोड़ा मुश्किल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तन्वी ने साधिकार डपटा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अपने ग्रुप के कुछ लोग कल आ रहे हैं। चुपचाप तू भी जल्दी पहुंच। अच्छा, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, जल्दी आ। ठीक है, कल आती हूँ। मानसी ने ठंडी सांस लेकर हैप्पीनेस के मैसेज पढ़े। चेक किया कल कौन कौन आ रहा है। लखनऊ से कोमल, दिल्ली से शीतल, रीमा, विनीत, सुभाष, इलाहाबाद से अंजलि, कोलकाता से विपिन। अखिल का नाम नहीं था। उसने चैन की सांस ली।
सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे मानसी की आंखों के आगे घूम गए। वह सबको याद कर मुस्कुराई। अखिल का तो चेहरा भी वह नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह ग्रुप पर एक्टिव भी नहीं रहती। उसने नोट किया है, अखिल भी बस बहुत जरूरी बात का ही जवाब देता है। वह किसी जोक हंसी मजाक में भाग नहीं लेता। रजत और वन्या ने उसकी तैयारियों में पूरा सहयोग दिया था। वह 2 दिनों के लिए पुणे रवाना हो गई। सब दोस्त आ चुके थे, वही सबसे लेट आई थी। अचानक अखिल पर नजर पड़ गई तो उसके अंदर क्रोध की एक तेज लहर दौड़ी चली गई। मन कसैला हो गया। एक बार नफरत भरी नजर उस पर डालने के बाद मानसी ने उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया। मुंबई से पुणे सबसे बाद में आने पर उसकी खूब खिंचाई हुई। सब दोस्त एक दूसरे के गले लग गए थे। समय ने अपना प्रभाव सब पर छोड़ा था, पर दृश्य इस समय कॉलेज के दिनों में मस्त निश्चिंत दोस्ती की मंडली का सा था। बस अखिल सबसे ज्यादा शांत, अकेला सा अलग अलग ही था। तन्वी के पति विकास और रिया ने सबका भरपूर स्वागत किया था। सब दोस्तों के रहने का इंतजाम होटल में था। सब रूम शेयर कर रहे थे। अखिल को छोड़ सब एक के रूम में डेरा जमा कर बैठे थे। कितनी बातें थी, कितने किस्से थे। अखिल नहीं देखा तो विनीत ने पूछा, कहाँ गया यह अखिल? बड़ा सीरियस रहने लगा यह तो। मीना ने कहा, हाँ, काफी चेंज हो गया है। बहुत चुप, गंभीर है। अखिल आसपास नहीं था तो मानसी सबके साथ सहज व खुश थी। डिनर से थोड़ा पहले पवन अखिल को पकड़ कर लाया। कहाँ घूम रहा था? चल बैठ सबके साथ यहाँ। अखिल फीकी सी हंसी हंसता हुआ सबके साथ आकर बैठ गया तो उसकी गंभीरता देखकर सब उससे कई तरह के सवाल करने लगे। तो मानसी वहां से उठकर अभी आई कहते हुए बाहर निकल गई। वह सीधे टेरेस पर जाकर खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आज फिर आंखों से आंसू बहते गए। इतने में अपने पीछे कुछ आहट सुनकर वह चौंकी। देखा, अखिल था। गुस्से और नफरत की एक तेज लहर मानसी के दिल में उभरती चली गई। वह वहां से जाने लगी तो अखिल ने हाथ जोड़कर उसका रास्ता रोक लिया। मानसी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अखिल के रुधे गले से निकली इस कांपती आवाज से मानसी ठिठक गई। अखिल ने बहुत ही गंभीर, उदास आवाज में कहा, तुमसे माफी मांगने के लिए सालों से तरस रहा हूं। मेरा गुनाह मुझे चैन से जीने नहीं देता। हैप्पीनेस पर भी पहले अपने आने के बारे में सूचना नहीं दी कि कहीं तुम मेरे कारण यहाँ ना आओ। आज मेरी बात सुन लो प्लीज। मानसी रेलिंग से टेक लगाए हैरान सी खड़ी थी। इक्का दुक्का लोग फोन पर बातें करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। अखिल के चेहरे पर पश्चाताप और दुख था। उसकी आंखें कभी भी बरसने के लिए तैयार थीं। अखिल ने आगे कहा, बहुत बड़ा गुनाह किया था मैंने। पता नहीं क्यों मैं बहका। एक पल में मैं कितना गिर गया।
तुम्हारे जैसी दोस्त खो दी। मैं कभी खुश नहीं रह पाया मानसी। आज तक तुम्हारी चीख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी वेदना मुझे हर पल जलाती रही है। जब मेरा पहला विवाह हुआ तब यह अपराध बोध मेरे मन पर इतना हावी था कि मैं सामान्य जीवन बिता ही नहीं पाया और मेरा तलाक हो गया। घर वालों के जोर देने पर मैंने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी के साथ भी यह अपराध बोध हावी रहा। हर समय तुम्हारे साथ की गई यह हरकत मुझे बेचैन रखती। इस गुनाह की बड़ी सजा भुगती मैंने मानसी। इस अपराध बोध ने दूसरी बार भी मेरा घर नहीं बसने दिया। उससे भी मेरा तलाक हो गया। माता पिता रहे नहीं, दीदी विदेश में है। बिल्कुल अकेला हूं। मैंने गुनाह किया था, काफी सजा भुगत चुका हूं। अब तुम मुझे माफ कर दो। सालों से पश्चाताप की आग में जल रहा हूं। झरझर आंसू बहते चले गए अखिल की आंखों से। उसने नजर उठाकर हैरान खड़ी मानसी को देखा, फिर जाने के लिए मुड़ गया। थके हुए सुस्त कदमों से अखिल को जाते देख मानसी को बड़ा झटका लगा था। क्या पुरुष को भी इतना अपराध बोध हो सकता है? क्या कोई पुरुष भी यह अपराध कर सालों साल पल पल सुलगता है? पल भर का बहकना क्या पुरुष को भी जीवन भर इस तरह कचोट सकता है? रेप करने के बाद यह अपराध बोध क्या पुरुष के जीवन पर भी प्रभाव डाल उसका जीवन नष्ट कर सकता है? वह अवाक थी, हतप्रभ भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की कहानी रेप के बाद। कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई सवाल, आलोचना, फरमाइश या विचार आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच से सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।